तो स्टूडेंट हो जाइए तैयार। क्यों? क्योंकि मैं लेकर आया हूं आज की इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ भाई, ये वो ऐसे क्वेश्चंस है जो हर साल पूछे गए। इस 10 में का 50% क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाला है। लिख लो, गारंटी है मेरी। खासकर उत्तराखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट तो आपके लिए तो पक्का है, यही वीडियो है जो आपको सेव करके रखना है। यही वो क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने हैं। चलो, कौन कौन से क्वेश्चन है, और खास बात यह है इस क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं वो भी मैं दे रहा हूं। अब बिल्कुल प्रिंटेड बढ़िया तरीके से A1 वे में आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इसलिए लेते रहिएगा क्योंकि बाद में लिखेंगे तो सही रहेगा। 10 क्वेश्चन है, 10 में का 50% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, टॉप 10 है। और खाली ऐसे ही नहीं, और भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के नंबर 1 क्वेश्चन से, जहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, न्यूनमांग के क्या कारण है, न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार एवं कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यून मांग के कारण पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहला तो आपको न्यून मांग का अर्थ लिखना है। न्यून मांग वह स्थिति है जिससे सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के स्तर के आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। मतलब जहां पर एग्रीगेट डिमांड इससे लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना दीजिए। ये हो गया आपकी सामूहिक पूर्ति, ये भाई सामूहिक मांग, ठीक है। और यहां होना चाहिए हमारा पूर्ण रोजगार, और ये जो है हमारा सामूहिक मांग जितना एक्चुअल वाला है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं हम क्या चीज, न्यून मांग, ठीक है। मतलब जहां मांग यहां होना चाहिए, अब मांग कहां है यहाँ पर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा है न्यून मांग, ठीक है। इसके कारण सरकार के द्वारा करेंसी की पूर्ति करने अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को घटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाना, बैंक दर में वृद्धि, करों में वृद्धि, सार्वजनिक मांग में कमी का होना, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का होना और निर्यात मांग में कमी का होना, ये सभी कारण है न्यून मांग के। तो आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट क्लिक तुरंत ले लेते रहिए, आपके लिए काम आएगा, ठीक है। ये आंसर लिखना है। अब इसमें पूछा गया न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार और कीमतों पर क्या प्रभाव होता है। तो किसी भी, चाहे न्यून मांग हो अधिक मांग हो, इनका अर्थव्यवस्था पे 3 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर प्रभाव, रोजगार पर प्रभाव और कीमतों पर प्रभाव। अगर हम उत्पादन की प्रभाव की बात करें कि मांग कम है, मांग कम होगा तो माल बिकेगा कम, माल बिकेगा कम तो सामने वाला उत्पादन ही कम कर देगा। तो यहाँ पर न्यून मांग के कारण वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कमी आ जाती है, उत्पादन इकाइयां बंद हो जाती हैं, जो उसकी वास्तविक उत्पादकता है उस उत्पादक पर उत्पादन नहीं कर पाती है। और मांग में कमी के कारण जब उत्पादन में कमी हो जाती है तो उत्पादन में लगे लोगों के रोजगार में भी कमी हो जाती है। तो ऐसे में रोजगार पर भी कम होता है, रोजगार कम हो जाता है, ठीक है। और देश में कुल मांग अगर कुल पूर्ति की तुलना में कम है तो इससे सामान्य कीमत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये देश के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होती है। वास्तव में न्यून मांग तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए, आपके लिए एग्जाम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को सचित्र व्याख्या कीजिए, या व्याख्या कीजिए घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। सबसे पहले इसका अर्थ लिखिए। घटती सीमांत नियम के अनुसार जैसे किसी वस्तु की एक समान इकाइयों का उपयोग बढ़ता चला जाता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ये है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि इस नियम का प्रतिपादन अर्थशास्त्री H.S. गोसेन ने किया था, और इसको गोसेन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में प्रोफेसर मार्शल भी लिखते हैं कि अगर अन्य बातें समान रहे तो व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो वस्तु की प्रत्येक इकाई के बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। इसी को ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि इसके लिए जरूरत यह है कि उपभोग की जाने वस्तु की सभी इकाइयां एक समान होनी चाहिए, उपभोग लगातार होते रहना चाहिए, वस्तु की इकाइयों का आकार एकदम पर्याप्त होना चाहिए, उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उपभोक्ता की आय रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में डायग्राम बना के कहेंगे कि जैसे जैसे उपभोग बढ़ता चला जाएगा उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती, एक टाइम के बाद हमारा माइनस भी हो सकता है कि उपभोग करना बंद करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, तो आपके लिए जरूरी है। इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, तो आपको कोई भी एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। तो स्टेप टू स्टेप लिखना जरूरी है, ठीक है। शुरुआत यहां से करनी है, पहला मीनिंग, फिर उसका देखिए आपको लग रहा पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ में स्टेप टू स्टेप मार्किंग, फिर उसका हेडिंग डाल दिया, शर्तें, फिर उसका डायग्राम बना दिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले बताना है मार्शल ने क्या कहा था।
ठीक है। उसके बाद बताना है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। देखिए मर्सल मार्शल के अनुसार एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु की मूल्य का निर्धारण मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा किया जाता है। उनके अनुसार पूरी व्याख्या करनी है यहाँ पर 2-3 लाइन में। उनके अनुसार मांग पक्ष किससे, उपभोक्ता से जो कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, और पूर्ति पक्ष उत्पादक से जो अधिक से अधिक कीमत पर बेचना है। इस प्रकार से एक ऐसा बिंदु निर्धारित होता है जहां पर उपभोक्ता खरीदने के लिए, उत्पादक बेचने के लिए तैयार हो, उसी संतुलन मूल्य। अब संतुलन बिंदु कहां पर होगा, जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो। फ्लो चार्ट इक्वेशन देके बनाएंगे, इतना लिखेंगे। अब इसके बाद जरूरी है इसके डायग्राम, ठीक है। इसके डायग्राम इस तरह, यहां पर उदाहरण ले लिया कि वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी तो मांग में कमी आएगी, लेकिन पूर्ति, एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों है आपस में बराबर। अब इससे रिलेटेड इसका डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद इसके लिखिए कि उपरोक्त उदाहरण के आधार पर जब वस्तु की कीमत 6 है तो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही 60 इकाई है, अतः कीमत 6 को ही संतुलन कीमत के नाम से जाना जाता है। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि जो आप कर रहे हो उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, तब जाके इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्या है और उसके उत्पन्न होने के कारण। अब कारणों को एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले तो बताइए आर्थिक समस्या क्या है। अब आर्थिक समस्या क्या है, सिंपल से अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसकी छोड़ लेकर रख लिए, मैं समझाता हूं। लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। लेकिन सीमित साधनों का उपयोग के कई सारे विकल्प मौजूद है, अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है ताकि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव एक समस्या है, इसको चुनाव की समस्या कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। इसी चीज को आपको डिटेल से लिखना है। अब इन समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण बताने, हेडिंग डालिए। लोगों की आवश्यकताओं का असीमित होना, एक्सप्लेन कर दीजिए। आवश्यकताओं में अंतर होना, एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट है संसाधनों की सीमितता। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों के कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं और उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। तो जो भी कारण है लिखिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है। मांग की लोच, वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को मांग की लोच कहते हैं। अब चाहो तो यहां पर इसका सूत्र लिख दो मांग की लोच का, कि ईडी इक्वल टू वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में। अब मांग की लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां होती हैं और पांचों को बताना है यहाँ पर। पहली होती है सापेक्षता लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग। मतलब जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में उससे अधिक परिवर्तन होता है, तो उसको इक्वेशन और ये डायग्राम जरूरी है। हर एक पॉइंट में आपको डायग्राम बनाना है। पांचों स्थितियां, पांचों स्थितियों में डायग्राम बनाना है इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता विलोचदार मांग मतलब एक से कम लोचदार। इकाई लोचदार मतलब एक के बराबर लोचदार। ठीक है ना, डायग्राम और प्लस एक्सप्लेनेशन। इकाई लोचदार मतलब जब वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में एक समान परिवर्तन हो तब होता है। ठीक है, सापेक्षता वस्तु की कीमत की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके आगे का यह है पूर्णतः लोचदार, एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो तभी मांग में परिवर्तन होता है। ऐसे मांग एक्स एक्सिस की बिल्कुल समान बनता चला जाता है। और पूर्णतः बेलोचदार मतलब कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ऐसे में मांग बिल्कुल सीधा बनेगा इस प्रकार से वाई एक्सिस में। तो डायग्राम देखिएगा, डायग्राम ध्यान से बनाइएगा। डायग्राम बनाने के ही मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। राष्ट्रीय आय की 8 अवधारणाएं और 8 को एक्सप्लेन करना है। 8 इसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसी में बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 3 और बाकी बच्चे 5। इन सबको 2-2, 3-3 लाइन, लेकिन हर एक में आपको फॉर्मूला लिखना है क्योंकि सब में छोटा छोटा अंतर है। कहीं डेफिनेशन माइनस होता है, कहीं डेफिनेशन प्लस होता है, कहीं एनएफआई प्लस होता है, कहीं एनएफआई माइनस होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था बाजार कीमत पर सकल घरेलू, यहाँ पर बाजार कीमत सकल राष्ट्रीय, दोनों में केवल एक ही चीज का अंतर है, इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को अर्जित शामिल किया जाता है। एनएफआई प्लस कर दिया, हो गया।
ठीक है, डेफिनेशन एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद हो गया। आपको बस थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखते चले जाना इस तरह से, लेकिन हर एक पॉइंट में आपको उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है, अवधारणा में ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही वास्तव में राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। ओके, समझ में आ गया? आपको कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट में, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं तो अच्छा लगता है, तो आपको इस तरह कमेंट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 7th, गुणक क्या है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो, इस बार आएगा ही आएगा। गुणक क्या होता है, गुणक की गणना कैसे की जाती है, या गुणक किसे कहते हैं, गुणक की कार्यप्रणाली आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले गुणक, प्रोफेसर कीन्स की एक अवधारणा है, सबसे पहले उसके बारे में व्याख्या कीजिए कि गुणक धारणा कीन्सियन अवधारणा है। ठीक है, उनके विचार में अर्थव्यवस्था में जब भी कोई निवेश किया जाता है, आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, तो निवेश की तुलना में जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसी को गुणक कहते हैं। इस प्रकार से गुणक निवेश और आय के बीच संबंध स्थापित करता है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि कुल निवेश में वृद्धि हो जाएगी, तो आय में जो वृद्धि होगी उसी को हम क्या कहते हैं, गुणक का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर। अब पूछा गया है गणना कैसे की जाती है। इसकी गणना करने के लिए हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल, गुणा की गणना के लिए हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ पर डेल्टा वाई और डेल्टा आई होता है। एग्जाम्पल है, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश करती है तो उसमें 100 करोड़ का अतिरिक्त आय सृजित करती है। इस प्रकार से गुणा की गणना हमारी कैलकुलेट हो जाती है फॉर्मूला का यूज करके। तो एग्जाम्पल देंगे तो ऑटोमेटिक गणना कैसे की जाती है पूछा गया, तो गणना करके दिखाओ एग्जाम्पल के साथ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसकी शॉर्ट ले रहे हैं ना, साथ ही साथ लेते रहिएगा। केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक, सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या, उसके बारे में लिख दिए। केंद्रीय बैंक देश का मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की शीर्षस्थ बैंक है, सर्वोच्च बैंक होता है जो समस्त बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रित और नियमित करती है। उसके बाद केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, कितने कार्य ये नहीं पूछा गया, तो आप कम 7 में 6-7 जो भी बता देंगे आप, 5-6 बताइए। जैसे नोट, हर एक को आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। नोटों का निर्गमन का कार्य, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, आपको देखिए इसी तरह एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने, हो सकता है रट लो जैसे भी हो, लेकिन आता जरूरी है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अंतिम ऋणदाता का कार्य, विदेशी विनिमय के कोषों का संरक्षण। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे साख के नियंत्रण का कार्य करना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, विदेशी विनिमय, इसके अलावा समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन गृह का कार्य। ठीक है, और भी कार्य आपको जो पता है उसके बारे में, लेकिन एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट हो गया समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में लिखिए। समग्र मांग किसे कहते हैं, और इसको तो आपको कई बार मैंने समझाया कि क्वेश्चन आता जरूर है, इसको अच्छे से रिपीट कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और वस्तुओं के संपूर्ण मांग के सामूहिक मांग कहा जाता है। अब उसके बारे में एक्सप्लेन, इसका अर्थ हो गया ये, चाहे हेडिंग में डाल सकते, तो अर्थ हो गया, फिर उसके बारे में व्याख्या कीजिए, फिर इसके का क्या लिखिए, सूत्र लिखिए। तो स्टेप टू स्टेप करने से काम बनेगा। ठीक है, अब कीन्स ने कहा था सामूहिक मांग का उस आय से लिया जाता है जो सभी फर्में एक निर्दिष्ट रोजगार स्तर पर अपनी वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करती है। तो बेचकर मतलब जो कुल व्यय होती है जो देश के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम वस्तु सेवा खरीदने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सामूहिक मांग उपभोग व्यय और विनियोग व्यय का टोटल होता है, दैट इज एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे और साथ ही साथ इसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है। सामूहिक मांग फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, और व्यय हमेशा आय पर निर्भर करता है, तो आय का एग्जाम्पल उसका उपभोग और विनियोग हमेशा समान रहता है, और इन दोनों का टोटल हो गया सामूहिक मांग। तो ऐसे में जो डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर निवेश बना दो। निवेश हर स्तर पर क्या होता है, एक समान होता है। ये 20-20 हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, निवेश, ये हो गया निवेश। उसके बाद उपभोग बना देंगे, उपभोग कुछ इस तरह से बनेगा, और इन दोनों का टोटल होता है यहाँ पर सामूहिक मांग, दैट इज सी प्लस आई। ठीक है, अब पूछा गया सामूहिक मांग के अवयव। सामूहिक मांग के अभाव जो है हम 2 प्रकार से समझा सकते हैं।
एक होता है बंद अर्थव्यवस्था में और एक खुली। बंद अर्थव्यवस्था में सामयिक मांग घटक होता है सी प्लस आई, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय। खुली अर्थव्यवस्था में इसके 4 घटक होते हैं सी प्लस आई प्लस जी। अब इसके बारे में निजी उपभोग व्यय, इसको 2 लाइन में एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। निजी सार्वजनिक निवेश, सरकारी व्यय, इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, व्याख्या कर दो, आप इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डायग्राम यहाँ पर जरूरी है, हर एक पॉइंट में मैंने लगभग डायग्राम का यूज किया है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंस एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। मैंने जब भी रिवीजन क्लास चलाया था तब कहा था कि जब भी अंतर हो आधार के साथ, देखिए यहाँ पर पूरा लिखा, अंतर का आधार एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। पहला वस्तु की प्रकृति, चाहता पहला अर्थ लिखिए दोनों का। एकाधिकार में एक ही वस्तु होती है, वस्तु की कोई स्थानापन्न नहीं होती है, और यहाँ पर समूह में अलग अलग किंतु निकट स्थानापन्न होती है। उत्पादों की संख्या, यहाँ पर केवल एक ही उत्पादक होता है, यहाँ पर संख्या अधिक होती है। फर्म और उद्योग संबंध, यहाँ पर एकाधिकारी फर्म होता है, फर्म ही एकाधिकार होता है, और यहाँ पर उद्योग और फर्म में अंतर होता है, यहाँ पर उद्योग मिलके फर्म मिलके उद्योग बनाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, फर्मों का प्रवेश यहाँ पर पूर्णतः वर्जित होता है और यहाँ पर कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है। विक्रय लगाते हैं यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा विज्ञापन करना पड़ता है। कीमत एवं लाभ, इसमें दीर्घकालीन लाभ संभव है, लेकिन वहां पर दीर्घकालीन लाभ नहीं लिया जा सकता है। कीमत विभेद, यहाँ पर वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु की अलग अलग कीमतें तो हो सकती हैं, वस्तु अलग होती है कीमतें, लेकिन एक ही वस्तु को अलग अलग विक्रेताओं से अलग अलग दाम नहीं लिया जा सकता है, कीमत विभेद नहीं होता है। तो डिफरेंस हो गया ये। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन, ये जो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने आप को एग्जाम के लिए पूरा का पूरा ऐसा कर लीजिए, हाँ भाई अब तो आ गया। और इसी तरह मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूंगा, आपके एग्जाम तक लगातार आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ताकि आप अपने आप को पूरा तैयार करते। पहले ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लो, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ मिलने वाला है नया। थैंक यू एंड बाय।